रेल पटरी, चुड़ैल और भूतिया हाथी। रात के 12 बजे एक बड़ा सा भूतिया हाथी अपनी पीठ पर डरावनी चुड़ैल को बिठाए एक रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठा लोको पायलट सामने से आता बड़े हाथी को देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इतना बड़ा हाथी ट्रेन के सामने आ रहा है। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो गजब हो जाएगा, काफी बड़ा हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते ही ट्रेन चलाने वाला सीटी बजाता है, सामने से हटने के लिए भी चिल्लाता है, बतौर लाल झंडी भी दिखाता है, मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूतिया हाथी उसकी ओर आता है तो दूसरी तरफ से ट्रेन आती है और देखते ही देखते ट्रेन उस भूतिया चुड़ैल और हाथी में से आर पार हो जाती है। इस नज़ारे को महसूस करके ट्रेन का पायलट बेहद डर जाता है। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? इस ट्रेन और चुड़ैल के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर गई? जहां पायलट सोच में डूबा था, वहीं चुड़ैल हंसकर अपनी उंगली को घुमाकर उस ट्रेन को एक पुल के अंदर जादू से गिरा देती है, जिसके बाद उस ट्रेन के लोग मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं। मार डालूंगी जो भी इस रेल की पटरी पर आएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें अच्छा लगा ना? आखिर इस चुड़ैल और भूतिया हाथी की कहानी क्या थी और क्यों ये लोगों को मारना चाहते थे? साथ ही इस रेल की पटरी से क्या राज जुड़ा था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शाम के वक्त एक आदमी अपनी कार से रेलवे फाटक को क्रॉस करता ही है कि चुड़ैल उसे कार समेत हवा में उठा देती है, जिस वजह से कार में बैठा शख्स डरने लगता है। तभी चुड़ैल उस कार को अचानक से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच छोड़ देती है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस कार को उड़ा देती है, जिसके बाद वो आदमी भी मर जाता है। देखा मेरे प्यारे हाथी, किस तरह मैंने इसे भी मार डाला। कहा था ना मैंने, जो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल की बात सुनते ही हाथी की आंखें और लाल हो जाती हैं। हाथी के मन की बात समझकर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे हाथी, हम दोनों इन सबको मार कर अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेन अलग अलग पटरी से एक दूसरे के सामने से आ रही थी कि चुड़ैल और भूतिया हाथी अपनी आंखों के जादू से ट्रेन की पटरी को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में काफी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन ट्रेन के हादसे की खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी इस हादसे के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल और भूतिया हाथी को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाते हैं। इस तरह उस रेलवे ट्रैक पर आने वाले हर इंसान को दोनों मिलकर मार दिया करते थे। कभी तो हाथी अपने पैरों से लोगों को कुचल देता था। वहीं शाम 7 बजे एक औरत सब्जी का थैला लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर ही रही थी कि चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, आजा, तुझे भी जिंदगी के बोझ से आजाद कर दूं। तो बेचारी कब तक ऐसे सब्जियां लाकर खाना बनाया करेगी? तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंसानी लोगों से मुझे बहुत नफरत है। जो भी इस रेल की पटरी पर आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें आखिर मार ही डाला ना, अब तू भी मर। देखो, मैं जानती हूँ तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो, जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम इस चीज की सजा मासूम लोगों को दे रही हो। मुझे अपना समझकर अपने दर्द को मुझसे बांटने की कोशिश तो करो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तू क्या मेरी मदद करेगी जब तू अपनी ही मदद नहीं कर सकती? फिर भी तेरी बात सुनकर मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने प्यारे हाथी के साथ यहाँ इसी जगह, इसी जंगल में रहा करती थी। मैं एक महावत थी जो अपने प्यारे हाथी पर सबको सवारी करवाया करती थी। आओ आओ सब आओ, प्यारे हाथी की सवारी करो, केवल 5-5 रुपए में। अरे ओ महावत, जरा 1-2 चक्कर मेरे बेटे को भी लगवा दो, वो हाथी पर बैठने के लिए जिद कर रहा है। ठीक है, आप बिठा दीजिए। अरे ओ मेरे प्यारे हाथी, जरा इस बच्चे को अपनी सैर तो करा। शीतल के ये बोलते ही उसका हाथी उस बच्चे को सैर करवाता है, जिसके बाद वो बच्चा खुश हो जाता है। बदले में शीतल उस बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेती। शीतल एक नेक दिल औरत थी, लेकिन गांव वालों को शीतल के साथ गांव में हाथी रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो जंगल में अपने हाथी के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहां अमीर सरकारी अधिकारी आकर नई रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो उस जंगल को हटाने के लिए वहां के पेड़ पौधों को बुलडोजर से कटवाने लगते हैं। ये देखकर शीतल सोच में पड़ जाती है और वहां रहने के लिए उन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए,
मैं अपने हाथी के साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? हमें तो गांव से भी बेघर कर दिया। कम से कम आप तो हमें मत कीजिए, प्लीज ये कटाई रोक दीजिए, हमें जंगल में रहने दीजिए, यहाँ कोई रेल पटरी की लाइन मत बिछाइए। तुम होती कौन हो हमें ऑर्डर देने वाली? हाँ, हम यहाँ रेल पटरी बनाकर ही रहेंगे। अपना रहने का बसेरा कहीं और ढूंढो। ले जाओ अपने हाथी को यहाँ से। साहब प्लीज मान जाइए। शीतल फिर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अधिकारी उसे धक्का देकर भगा देता है, जिसके बाद वो हाथी उस अधिकारी पर हावी हो जाता है। ये देखकर वो अधिकारी उस औरत और हाथी को छुपकर जहर खिलवाकर मार देता है और उसी जमीन के नीचे एक गड्ढे में उसे दफना देता है, जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो रेल पटरी बना लेते हैं। तब से हम दोनों की आत्मा भटकने लग गई और लोगों की जान लेने लग गई, क्योंकि हमें बदला चाहिए था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा पाती। मुझे पता था तुम हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकती, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे मारने ही जा रही थी कि तांत्रिक और गांव के लोग हाथ में मशाल लिए उस चुड़ैल और भूतिया हाथी की तरफ बढ़ते हैं और तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल को बंधक बना लेता है और गांव के लोग उस औरत को बचा लेते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, बस चुड़ैल और भूतिया हाथी, तुम दोनों अब और लोगों की जान नहीं ले सकते। अब तुम्हारी जाने की बारी है। ओम हीम क्लीम चामुंडाय भट्ट बंधक, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा तांत्रिक। तांत्रिक के इतना मंत्र पढ़ते ही वो उस पर अभिमंत्रित भस्म डाल देता है। साथ ही गांव के लोग मशाल से उसे जला देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और इस दुनिया से मुक्ति पा लेते हैं। मंकी पॉक्स वाली चुड़ैल। झरने के पास सलोनी अपने पति मोहन और 3 साल के बच्चे किशन के साथ खेल रही थी। तभी वो अपने छोटे से बेटे के हाथ में आम पकड़ा देती है और फोन से फोटो खींचने लगती है। इतने में एक बंदर उस बच्चे के हाथ से आम छीनकर उसके हाथ पर काट कर चला जाता है। तभी किशन बहुत रोता है। अरे किशन, क्या हुआ बेटा? तो इतना रो क्यों रहा है अचानक से? अच्छा, चीची खाएगा मेरा बच्चा? अरे ये तो रो ही जा रहा है। ऐसा करो, तुम इसे दूध पिला दो, क्या पता भूख लगी हो। जी। 2 घंटे बीत जाते हैं मगर किशन ना कुछ खाता है ना ही चुप होता है। सलोनी को टेंशन होने लगती है। इतने में किशन के चेहरे और शरीर पर छोटे छोटे मंकी पॉक्स के दाने आने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों कहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किशन, चुप नहीं हो रहा है ये, मेरा दिल बैठा जा रहा है और ये इसके चेहरे पर कैसे दाने हो रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। अरे पर इसे कैसे हो गए? अभी तो मेरा बेटा ठीक था, मुझे लगता है अभी बंदर आया था, उसी ने इसे काटा होगा, तभी किशन इतना रो रहा है। हो सकता है, आप जल्दी से मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर चलिए। ये बोलते ही दोनों अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके बच्चे की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे को मंकी पॉक्स हुआ है। तभी सलोनी रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं उसे इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। आप बताइए ना कि ये मंकी पॉक्स क्या है और कब तक ठीक हो जाएगा? मिसेस सलोनी जी, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो हाल ही में अभी देश में आई है। अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिला। आप बस अपने बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी मैं इसे एनर्जी वाली टॉनिक दूंगा, वो आप इसे पिलाना। और हाँ, ज्यादा हालत बिगड़ने पर मंकी पॉक्स वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है और इससे दूरी बनाने की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे से दूर हो जाऊं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज था। इस मंकी पॉक्स के संपर्क में आते ही तीसरे इंसान को भी ये हो सकता है और ये बहुत खतरनाक है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। जाने अनजाने मंकी पॉक्स पूरे गांव में फैल जाता है। जहां किसी घर में औरतें बीमार होती हैं तो कहीं बूढ़े और कम स्टेमिना वाले व्यक्तियों की जल्दी मौत हो रही थी, क्योंकि वो मंकी पॉक्स जैसी बीमारी को झेल पाना उनके लिए मुश्किल था। क्या सलोनी का बेटा और गांव के लोग इस मंकी पॉक्स की बीमारी से ठीक हो पाएंगे? क्या इस मंकी पॉक्स बीमारी का इलाज गांव वालों को मिलेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स की गंभीर हालत से लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, दूर बैठकर बात किया करते थे। वहीं गांव के हॉस्पिटल में एक शिवानी नाम की लड़की थी, जो एक साइंटिस्ट के साथ डॉक्टर भी थी। शिवानी मंकी पॉक्स से गुजर रहे लोगों का इलाज भी कर रही थी।
तभी एक और पेशेंट गंभीर हालत में आता है, जो कि मंकी पॉक्स की बीमारी से ग्रस्त होता है। शिवानी, जल्दी से जाकर इस पेशेंट को चेक करो। जी सर। ये बोलते ही शिवानी हाथों में ग्लव्स पहने और मास्क लगाए उस आदमी का चेकअप करती है, जहां उसे फीवर होता है और अलग वार्ड में रखा जाता है। देखते ही देखते उस गांव के हॉस्पिटल के बेड जल्दी ही फुल हो जाते हैं और लोगों की हालत गंभीर हो चुकी थी। ये देखकर शिवानी कहती है, ओह माय गॉड सर, पेशेंट तो आते ही जा रहे हैं। हॉस्पिटल में अब एक भी बेड नहीं है। पता नहीं कब इस बीमारी का एंटीडोट बनेगा। बस जल्दी से कोई चमत्कार हो जाए, कोई तो एंटीडोट बना दे, वरना इसी तरह लोग मरते रहेंगे। मैंने रिसर्च किया, बट सर अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया मुझे। आखिर ये समस्या आई कैसे गांव में? कुछ दिन बाद शिवानी के घर में उसकी माँ, भाई, भाभी सभी मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। शरीर पर चीचक जैसे निशान पड़ने लगते हैं, जिसके बाद उनका इलाज हॉस्पिटल में चलता है, मगर मंकी पॉक्स उनकी जान ले लेती है। अपने परिवार को खो देने के बाद शिवानी बिल्कुल अकेली हो जाती है, लेकिन तब भी वो जी जान से हॉस्पिटल में सबका ख्याल रखती है। इस बीच वो भी मंकी पॉक्स के पेशेंट के संपर्क में आकर मंकी पॉक्स से ग्रस्त हो जाती है। उसका बुखार और उसके शरीर पर दाने तेजी से बढ़ते जाते हैं, जिसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और चुड़ैल बनने के बाद वो कहती है, मैं भले ही खुद को इस मंकी पॉक्स की बीमारी से बचा नहीं पाई, लेकिन लोगों को जरूर बचाऊंगी। मुझे जल्दी ही इस मंकी पॉक्स के एंटीडोट को ढूंढना होगा। ये बोलकर चुड़ैल शिवानी मंकी पॉक्स के बारे में और रिसर्च करने लगती है और रात भर लैब में जाकर एंटीडोट के एक्सपेरिमेंट करने लगती है। 2-3 बार एंटीडोट तैयार करके वो कुछ जानवरों पर उसका इस्तेमाल करती है, मगर मंकी पॉक्स का एंटीडोट नहीं बन पाता। 2 हफ्ते बाद वो अपनी मेहनत से मंकी पॉक्स की एंटीडोट को तैयार कर लेती है और कहती है, अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लानत है मेरी डॉक्टरी पर, लेकिन ये एंटीडोट मैं सिर्फ मंकी पॉक्स वाले व्यक्ति पर ही इस्तेमाल कर पाऊंगी, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। चुड़ैल ये इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और एक गंभीर हालत वाले आदमी को लगाते हुए कहती है, आप मुझसे डरो मत, ये मंकी पॉक्स की बीमारी से बचने का तरीका है। इस इंजेक्शन को लगाकर मैं आपको बचा सकती हूँ। मैंने अभी तक किसी पर इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या आप मुझे ये लगाने देंगे? अरे मेरी हालत मरने जैसी है, क्या पता आपके लगाने से मैं बच सकूं, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को मुझ पर यूज कर लो। हे भगवान, बस मेरा ये एंटीडोट काम कर जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल आदमी को एंटीडोट लगा देती है और 12 घंटे होने का इंतजार करती है। 12 घंटे बाद वो आदमी एंटीडोट से ठीक हो जाता है और उसके शरीर के दाने भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है और कहती है, मेरे एक्सपेरिमेंट काम कर गए, मैंने कर दिखाया। अब मैं गांव के सभी लोगों को बचा पाऊंगी। बस किसी भी तरीके से ये एंटीडोट मैं डॉक्टर साहब के हवाले कर दूं। ये बोलकर चुड़ैल अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर डर जाता है और कहता है, चुड़ैल क्यों आई हो यहाँ, क्यों आई हो, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर, आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी हूँ, आपकी जूनियर साइंटिस्ट डॉक्टर। सर, मैंने मंकी पॉक्स का एंटीडोट बना दिया है और मैंने ये एक्सपेरिमेंट साथ वाले पेशेंट पर किया है। वो 12 घंटे में ठीक हो गया सर, आप प्लीज मुझसे डरिए मत। शिवानी, तुमने सच में मंकी पॉक्स का एंटीडोट बना लिया? आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। सर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से लोगों को एंटीडोट देना चाहिए। शिवानी का सीनियर डॉक्टर एंटीडोट को लगाने की घोषणा पूरे गांव में कर देता है, जिसके बाद शिवानी और एंटीडोट तैयार करने लगती है और गांव के लोग उसके पास एंटीडोट लगवाने आते हैं। जैसे ही वो चुड़ैल को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल, अरे भागो, कहीं हमें मार न डाले। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास सच में एंटीडोट है और आप सब ठीक हो जाएंगे।
डरिए मत। तभी सीनियर डॉक्टर आकर वहाँ का माहौल शांत करता है। फिर डॉक्टर चुड़ैल को अपना भेष बदलकर एंटीडोट लगाने का तरीका बताता है, जिससे एक एक करके वो गांव के हर व्यक्ति, हर बच्चे को एंटीडोट लगा देती है। इस तरह सब मंकी पॉक्स की बीमारी से पीछा छुड़वा लेते हैं। ये देखकर चुड़ैल उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही सलोनी का बेटा किशन भी अब ठीक हो जाता है। लाश चुराने वाली चुड़ैल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को चिता पर लिटा दो। शमशान घाट में पंडित लाश का दाह संस्कार कर रहा था कि अचानक शमशान घाट का मौसम एकदम भूतिया हो जाता है, जिसके साथ मुर्दा चिता पर से उठ खड़ा होकर भागते हुए कहीं गायब हो जाता है। ये देख सभी के रोए सिहरने लगते हैं। भूत भाग, हरी राम, ये मुर्दा तो जिंदा हो गया। अरे भागो भाइयों। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अगले ही दिन गांव में एक खबर उड़ती है। अरे क्या बात है संगीता भौजाई, तो हर चेहरा के रंग का है फीका दिखत है। तुमने आज की खबर नहीं पढ़ी क्या? गांव के अस्पताल से कल रात कुछ लाशें अपने पैरों पर चलते हुए जाने कहां गायब हो गई। सभी के चेहरे पर घना खौफ छाया हुआ था कि आखिर लाशों की चोरी करने वाला है कौन। हर दिन के साथ लाश चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही थीं। लाशों की चोरी का ये मसला ऐसे हल नहीं होने वाला। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। अरे हमका तो ई लाशों के चोरी का काम अस्पताल के डॉक्टर और दरोगा की ही मिली भगत लागत है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता, मुर्दों के कीमती आंख, कलेजा, गुर्दा निकाल के बेचे खातिर उलाश चुरावत है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। दरोगा जी, हमारे गांव के शमशान और अस्पताल के मुर्दा घर से लाशों की चोरी हो रही है। क्या आप में से किसी ने चोर की सूरत देखी है? नहीं, हम में से किसी ने चोर का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि चोर जब भी आता है एक धूल भरी आंधी उठती है और लाश गायब हो जाती है। बिना किसी पुख्ता सबूत के हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम गांव वाले किसका दरवाजा खटखटाएं? चोरों को पकड़ना पुलिस का फर्ज है, और फिर जनता की रखवाली की खातिर ही सरकार तुमको मोटी पगार देते हैं। इस घटना में लाश खुद चिता से उठकर भाग रही है, तो चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुस्ताखी के लिए माफी हुजूर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लाश की चोरी करने वाला भी कोई मुर्दा ही हो। हवलदार की ये बात सुनकर सभी की सांसें थम जाती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। इतिहास में ये पहली घटना होने जा रही है जब पुलिस वाले शैतानी शक्ति से भिड़ेंगे। अब गांव में किसी का भी दाह संस्कार करने से पहले हमको इन्फॉर्म करने का काम आपका है। सभी गांव वापस लौट आते हैं और 2 दिन बाद एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लाया जाता है। जरा रुकिए हवलदार, लाश के हाथ और पांव में बेड़ियां डाल दो, जिससे ये उठकर भाग ना पाए। हवलदार लाश को बेड़ियों में जकड़ देता है। अंतिम संस्कार की विधि शुरू होते ही जोरदार तूफान उठता है और लाश के हाथ पांव की बेड़ियां चकनाचूर होकर टूट जाती हैं और लाश चिता से उठकर भागने लगती है। हवलदार, लाश को घेरो, बचकर भागने न पाए। पुलिस द्वारा लाश पर पिस्तौल से गोली चलाई जाती है, लेकिन लाश फिर से गायब हो जाती है। इस गोली का मुर्दों पर कोई असर नहीं होगा इंस्पेक्टर। मैंने ये आभास किया कि कोई चुड़ैल इन मुर्दों को कठपुतली की तरह नचा रही है, और आत्माओं पर गोली बंदूक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आत्माएं केवल अग्नि से ही डरती हैं। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। रात के अंधियारे में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सभी जन जमा होकर बातें कर रहे थे। अगर मुर्दा के लापता होने का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये गांव के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। अगर लाशों का अंतिम संस्कार न हुआ तो तमाम लाश भयानक आत्मा बनकर कोहराम मचाने लगेंगी। अब हमें बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा और जल्द से इस बात की पुष्टि करनी होगी कि लाशों के चोरी के पीछे कोई भूत है या चुड़ैल। अचानक अस्पताल से एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में आकर कहता है, इंस्पेक्टर, फौरन मेरे साथ चलिए। अस्पताल के मुर्दाघर से लाशें उठकर इधर उधर भाग रही हैं। पुलिस की गाड़ी की हॉर्न रात के सन्नाटे को चीरती हुई अस्पताल पहुंचती है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर जो आप यहाँ आ गए। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में मुर्दे अफरा तफरी मचाते हुए भुता हंसी हंसकर गायब हो रहे थे। तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे। अरे ये सब कुछ मेरी समझ से एकदम परे है। वो दौड़ते हुए पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर,
डॉक्टर आगे बढ़िए और इस लाश का पोस्टमार्टम कीजिए। ओके। डॉक्टर थरथराते कदमों से आगे बढ़कर लाश की चीरा फाड़ी करता है कि बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और लाश स्ट्रेचर से उठकर कहती है, तुम कभी भी हमारी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाओगे। मुर्दा डॉक्टर को घायल करता हुआ गायब हो जाता है। जैसे तैसे वो सभी जान बचाकर मुर्दा घर से भाग निकलते हैं। अगले दिन वो सब जुटकर अस्पताल में दोबारा लौटते हैं। डॉक्टर, मैंने आपको जैसा समझाया है वैसे ही करना, भूल से भी भूल कोई नहीं होनी चाहिए। साहब, क्या आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? डांडे, इस चोर पुलिस के खेल में जीत हमारी होगी। आज हमको हर हालात में लाश चोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अस्पताल की खिड़कियां दरवाजे तूफानी हवा से बेतहाशा खड़कने लगते हैं। तभी मुर्दा घर का दरवाजा खुलता है कि पूरे कमरे में धुआं उठने के साथ लाल बत्ती जल उठती है और एक सायरन बजता है कि उन्हें लाश के पास एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी नजर आती है। ये शोर कैसा है? ऐसे तो मैं इस लाश को नहीं ले जा पाऊंगी। ये खतरे की घंटी का जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था चुड़ैल। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मारे जाओगे। मैंने तो तुम्हें उसी दिन देख लिया था। ये सब कुछ छलावा था तुम्हें पकड़ने के लिए। तकरीबन 24 घंटों पहले की बात है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि लाशों के गायब होने के पीछे मुझ चुड़ैल का हाथ है। एक भयानक चुड़ैल लाशों को जंजीरों में बांध कर लिए जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। तो लाशों की चोरी को एक चुड़ैल अंजाम दे रही है। मुझे सभी को लेकर यहाँ से भागना होगा। सभी भागकर पुलिस स्टेशन आते हैं। मुसीबत से भागना पुलिस की ड्यूटी नहीं बल्कि उनसे लड़ना पुलिस का फर्ज होता है। हाँ साहब, आप यहाँ से भागे क्यों? क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ कि लाशों के चोरी के पीछे किसका हाथ है। कौन है चोर? एक शातिर चुड़ैल ही लाशों को चुरा रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मुर्दा घर के बाहर एक लाल बत्ती लगाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल अंदर घुसने की कोशिश करेगी, सायरन बजेगा और चुड़ैल पकड़ी जाएगी। साजिश काफी अच्छी थी, लेकिन मुझ चुड़ैल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं जो शैतानी चुड़ैल को कैद कर सके। चोरी करना दंडनीय अपराध है। क्यों कर रही है तुम लाशों की चोरी? क्योंकि तुम सब इंसान मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके उनका अंतिम संस्कार करते हो, इसलिए उनकी आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है और इसी कारण हम चुड़ैल की संख्या हर दिन घटती जा रही है। इसलिए मजबूरन मुझे लाश चुराना पड़ रहा है, क्योंकि जब लाशों का दाह संस्कार ही नहीं होगा तो उनकी आत्मा भी हमारी तरह बदरूह बनकर दुनिया को बढ़ाएगी। हवलदार, डॉक्टर साहब के संग मिलकर जल्दी से इन तमाम लाशों को इलेक्ट्रॉनिक आग से जला डालो। खबरदार, रुक जाओ वरना मैं यहीं तुम्हारी कब्रें खोद दूंगी। इंस्पेक्टर चुड़ैल को रोकता है। डॉक्टर और हवलदार सारी लाशों को जला देते हैं। गौर से सुनो, मेरे 3 बोलते ही सभी बाहर की तरफ भागो। 1 2 3। चुड़ैल को मुर्दा घर में कैद करके तीनों बाहर निकल जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाके से चुड़ैल के चीथड़े उड़ने के साथ सब कुछ धू धू करके राख हो जाता है। अब कोई भी लाश गायब नहीं होगी। अगली सुबह लाश चोर चुड़ैल की मौत की सनसनी पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुन सभी चैन की सांस लेते हैं और लाशों का अंतिम संस्कार दोबारा से होने लगता है। गरीब बच्चों की चुड़ैल टीचर। दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ी पुरानी गुफा थी जहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। पिछले 25 बरस से मैं इसी गुफा में रह रही हूँ। अब यहाँ मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए आज रात मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। रात के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल अपने विशाल कद के साथ जंगल से बाहर निकलती है। उसके कदमों की धमधमाहट से आसमान के पक्षी परिंदे धरती पर गिरने लगते हैं। चुड़ैल सड़क किनारे चलने लगती है। ये चांदनी रात में गाना गुनगुनाना तो बनता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चुड़ैल रात भर सड़क किनारे चलती है कि सवेरे वो एक गांव की सीमा में आकर रुक जाती है। आखिर मेरी मंजिल आ ही गई। गांव में घुसते ही चुड़ैल नजर घुमाकर मजे से सैर सपाटा करने लगती है। उस गांव में एक बड़ा सा विद्यालय है जहां आकर चुड़ैल कहती है, अरे नन्हे बच्चे स्कूल की चमचमाती वर्दी में कितने प्यारे लग रहे हैं और स्कूल कितना बड़ा है। स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल को निहारते हुए कह रहे थे, पिंकी, ये स्कूल कितना सुंदर है। काश हम गरीब भी यहाँ पढ़ पाते। चलो स्कूल के अंदर घुसकर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं।
वो गरीब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं, जहां स्कूल का अकड़ू गार्ड उन्हें धमकाते हुए कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चे, कहाँ चले आ रहे हो मुंह उठाकर, निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर स्कूल का गार्ड उन गरीब बच्चों को बेरहमी से बाहर धकेल देता है। ये देख चुड़ैल गुस्से से बौखला कर कहती है, अरे ये कैसा कसाई है, ये अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मौसम पर कब्जा करके आंधी तूफान का बवंडर मचाती हुई हंसकर कहती है, देखो तो जरा कैसे पंछियों की तरह पड़पड़ा रहा है। कौन है यहाँ? अरे मोरे मैया, अचानक मौसम ने भयानक करवट कैसे ले ली। चुड़ैल उस पर ताबड़तोड़ चांटे की बरसात करके कहती है, चारों खाने चित्त हो गए। मैं नहीं जानती कि इस मुटल्ले गार्ड के शरीर में रत्ती भर की भी जान नहीं। जो खुद जमीन की धूल चाट रहा है वो भला स्कूल की रखवाली क्या ही करेगा। फिर चुड़ैल कहती है, आखिर ये बेचारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। अगले ही पल चुड़ैल एक खूबसूरत महिला में बदलकर स्कूल के अंदर घुस जाती है, जहां सभी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे थे। चुड़ैल एक कक्षा में घुसकर कहती है, जी मेरा नाम चुड़ैल, मेरा मतलब चांदनी है। माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मैंने स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चों को सड़क पर खड़े देखा। उन गरीब बच्चों का तो रोज का है, मेरे लाख मना करने पर भी वो मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते? यही कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये विद्यालय गांव के रिहायशी अमीर लोगों ने बनवाया है, इसलिए यहाँ गरीब बच्चों के पढ़ने की मनाही है। चुड़ैल स्कूल के बाहर आकर कहती है, अरे ये कंजूस निर्दयी अमीर गरीबों को चींटियों की तरह मसल कर चलते हैं। आज मैं इनके बच्चों को खा जाऊंगी। स्कूल की घंटी बजने के साथ तमाम बच्चे बस में सवार हो जाते हैं। बड़ी दुविधा है ये तो। अरे ये कैसा बड़ा सा पक्षी है जिसमें एक साथ इतने बच्चे सवार हैं? जैसी बस कुछ दूर आती है, चुड़ैल उसे अपने दोनों हाथों से जकड़कर बस को निगलने लगती है कि वो रुक जाती है। जाने इन मासूम बच्चों को मारने का जी नहीं कर रहा। जाओ, इस चुड़ैल ने तुम पर तरस खाकर अपना इरादा बदल दिया। फिर रात में सभी के सोते ही चुड़ैल गांव में आकर रात भर सोचती है कि बच्चे दोबारा उसे स्कूल के पास दिखते हैं। अब मैं इन गरीब बच्चों की टीचर बनकर इनका पढ़ने का सपना साकार करूंगी। फिर चुड़ैल हाथों में चॉकलेट लेकर उन बच्चों के पास आकर कहती है, कौन कौन चॉकलेट खाएगा? चिंटू, राधा, देखो लॉलीपॉप। अरे बच्चों, तुम सभी हर दिन स्कूल के पास क्यों खड़ी रहते हो? इन बच्चों को देखकर हमारा भी पढ़ने का मन करता है, पर हमको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी टीचर बनकर। पर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास ना तो कॉपी है, ना कलम, ना स्कूल। चुड़ैल अपनी शक्ति से किताबें कॉपियां प्रकट करती है और उन्हें गरीब बच्चों को देकर बरगद के पेड़ पर बोर्ड टांगकर उन्हें पढ़ाती है। बच्चों, मैं जो इस बोर्ड पर लिखूंगी उसे मेरे पीछे दोहराना। का से कबूतर, खा से खरगोश, का से कबूतर, खा से खरगोश। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, अंधेरा होने वाला है, चलो मैं तुम सभी को घर छोड़ आऊं। चुड़ैल सभी बच्चों को गांव की सीमा में छोड़कर गायब हो जाती है और अब हर दिन चुड़ैल उन गरीब बच्चों की टीचर बनकर उन्हें लाड़ प्यार के साथ पढ़ाया करती थी। तो बताओ बच्चों, कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? टीचर जी, मैं बताऊं? कल आपने हमें 2 और 3 का पहाड़ा सिखाया था। शाबाश चिंटू, ये लो चौक और बोर्ड पर लिखकर दिखाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाकी बच्चे चिंटू के लिए तालियां बजाओ। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर एक शाम बच्चे घर लौटते हैं। परिवार पूछता है, अरे पिंकी बिटिया, ये कॉपी किसने दी तुझे? और तू हर दिन कहाँ गायब हो जाती है? वही रुक जा राधा, हर सवेरे कहाँ चली जाती है तू? अब माँ, मैं कितनी बुद्धू हूँ, आपको बताना ही भूल गई। मैं हर सवेरे पढ़ने जाती हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे एक अच्छी टीचर हमें पढ़ाती है। ये बात सुमन को काफी खटकती है। फिर सभी सरपंच के पास आते हैं। कहो गांव वालों, क्या हुआ? अरे सरपंच जी, हमारे बच्चों का कहना है कि कोई टीचर उन्हें बरगद के पेड़ के पास पढ़ा रही है। बता चिंटू, कैसी दिखती है तेरी टीचर? माँ, हमारी टीचर के लाल बड़ी आंखें, लंबे काले नाखून और नुकीले दांत हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका मौसी हमारी टीचर जादू भी जानती है। हमारी टीचर हर शाम हमें घर छोड़ने भी आती है। वो एक चुड़ैल है,
हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल वो चुड़ैल बच्चों को छोड़ने जरूर आएगी और हम उसको सबक सिखाएंगे। सवेरे सभी बच्चे चुड़ैल टीचर के पास आकर पढ़ने लगते हैं। फिर शाम को चुड़ैल उन्हें छोड़ने जैसे ही गांव में आती है तो सभी अपनी मशाल की लौ चुड़ैल की तरफ करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तू है वो छलायन चुड़ैल। मुझे तो पहले ही भाप जाना चाहिए था कि तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। चुड़ैल, जाल तो तूने बिछाया है हमारे भोले बच्चों के साथ। चुड़ैल विशाल रूप धरकर कहती है, मैं इनकी टीचर हूँ। अरे एक चुड़ैल टीचर कैसे हो सकती है? कौन सा मौत का पाठ पढ़ा रही है हमारे बच्चों को? जरूर ये चुड़ैल हमारे भोले भाले बच्चों की बलि देकर ताकतवर होना चाहती है। चुड़ैल गुस्से से दांत पीसती हुई सुमन को अपने हाथों से उठाकर कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकियों में मसल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबका खून चूस सकती हूँ, पर मैं गरीब बच्चों का भला चाहती हूँ। सुन सरपंच, जल्द इस गांव में विद्यालय का निर्माण करा ताकि बच्चे पढ़ सके। पर ये मेरे हाथ में नहीं है। अपने राजनीति के दांव पेच मेरे साथ मत चला। इस गांव की तमाम बागडोर तेरे हाथ में है। अगर तूने जल्द ही यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाया तो मैं हाहाकार मचा दूंगी और तुझे खत्म कर दूंगी। जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा मैं पैसे बटोर कर। बहुत जल्द विद्यालय की नींव पड़ेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे चुड़ैल टीचर के जाने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल के डर से कंजूस सरपंच बड़े से विद्यालय का निर्माण कराता है जहां गांव के गरीब बच्चे भी हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं। समुद्र की भूतिया शार्क। मुंबई के जुहू बीच पर रात के समय एक नया शादीशुदा जोड़ा घूमने के लिए जाता है। वो नजारा बेहद खूबसूरत था। उसको देख बीना बोलती है, विनय, देखो मुंबई के जुहू बीच का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं पर अपना घर बसा लूं। हाँ बीना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बीच सच में सुंदर है। देखो इस बीच के किनारे कितने बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे फूल भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर बस जाऊं। वो दोनों आपस में बात करते हुए एक बड़े से पत्थर पर पानी के अंदर पैर लटकाए बैठ जाते हैं कि तभी उस नदी की लहरें तेज हो जाती हैं और उस नदी में एक शार्क सामने आ रही थी। उस शार्क को देख बीना बोलती है, उधर देखो विनय, वो सामने से हमारी तरफ क्या आ रहा है? पता नहीं बीना, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है विनय। चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर विनय और बीना दोनों ही उठकर जाने लगते हैं कि तभी उस नदी में एक बड़ी सी शार्क निकलती है और उन दोनों ही कपल को निगल जाती है। जिसके बाद वो शार्क हवा में उछलकर हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर वो शार्क एक बार फिर पानी में चली जाती है और उस नदी की लहरों में गायब हो जाती है। और इस तरह अब कोई भी मुंबई के जुहू बीच पर जाता तो वो शार्क उन सभी लोगों को निगल जाती। उस जुहू बीच की बात अब आग की तरह हर जगह फैल गई है। लोग अब उस बीच पर जाने से कतराते थे। सभी लोगों के मन में डर और खौफ का माहौल बन चुका था क्योंकि उस बीच पर नए नए कपल्स की आए दिन मौत होने लगी थी। कुछ साल बाद ऋतुगढ़ नामक गांव में प्रिया नाम की लड़की विराज नाम के लड़के से शादी करके हनीमून मनाने के लिए मुंबई की टिकट बुक करवाती है। जैसे ही टिकट बुक होती है वैसे ही विराज अपनी माँ सुरेखा से बोलता है, माँ, मैंने हनीमून की टिकट बुक करवाई है और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं और प्रिया मुंबई के जुहू बीच पर जा रहे हैं। मैंने उस जुहू बीच के बारे में बहुत कुछ सुना है। अरे बेटा, क्या तुझे उस जुहू बीच के बारे में पता नहीं जो तूने हनीमून के लिए उधर की टिकट करा ली? अरे हनीमून पर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसी जगह क्यों जा रहा है जहाँ तेरी जान को खतरा है? तुझे वहाँ के अंदर का सच नहीं पता? अरे माँ, काहे का सच? वहाँ पर सुंदर सुंदर नजारे हैं, मुझे और क्या चाहिए? विराज और सुरेखा बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिया वहाँ आती है और उन दोनों के बीच में बोलती है, अरे विराज, अगर मम्मी जी वहाँ जाने से मना कर रही हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मम्मी जी कुछ सोच समझकर ही तो बोल रही होंगी ना। अब तो मैं जुहू बीच पर ही जाऊंगा। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जस्ट गो टू हेल। इतना कहकर विराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद प्रिया सुरेखा को बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा देती हूँ।
वो नहीं मानेगा बेटा। मैं अपने बहू बेटों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जान मेरे बहू बेटों में बसी हुई है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बस माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा कर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और विराज के पास जाकर विराज से बोलती है, विराज, मम्मी अगर हमें जाने से मना कर रही हैं, तो वो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी ना? देखो प्रिया, मैं नहीं जानता कि उस जुहू बीच पर क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी और मुझे जाना है तो वहीं जाना है। लेकिन विराज। शट अप प्रिया, अगर मैं जुहू बीच पर नहीं गया तो याद रखना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी कभी भी कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, समझे? बेचारी प्रिया मुंह लटकाए अपनी सास के पास जाती है। प्रिया का मुंह लटका हुआ देख सुरेखा बोलती है, मैं जानती हूँ कि वो नहीं माना। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग कल सुबह जुहू बीच पर जा रहे हो। मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगी कि तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह प्रिया और विराज दोनों ही मुंबई जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पूरा दिन बहुत अच्छे से मुंबई को घूमते हैं और अपना डे एंजॉय करते हैं। रात के समय जैसे ही वो जुहू बीच पर जाते हैं, वैसे ही उस जुहू बीच को देख विराज प्रिया से बोलता है, प्रिया देखो ये जुहू बीच कितना सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही सुंदर है। हाँ विराज, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो इस बीच पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो विराज, उस पत्थर पर जाकर हम फोटोज लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उस पत्थर पर जाओ और मैं इधर से तुम्हारी बहुत अच्छी सी फोटो लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिया जुहू बीच के समुद्र के आखिरी पड़े पत्थर पर जाती है और पोजेस देकर फोटोज क्लिक करवाने लगती है। फिर तभी उस समुद्र की लहरें तेज हो जाती है, लेकिन विराज उस लहरों पर ध्यान नहीं देता। उस लहरों में से एक बार फिर वो भूतिया शार्क निकलकर बाहर आती है और एक झटके में ही प्रिया को निगलकर पानी के अंदर चली जाती है। वो इस भयानक हादसे को विराज अपनी आंखों से देख रहा था। ये देख विराज के होश हवास उड़ जाते हैं। विराज के दिमाग में अब अपनी माँ की बातें घूम रही थी और वो वहाँ रोते हुए खुद से बोलता है, अरे माँ सही बोल रही थी, ये जुहू बीच बहुत ही खतरनाक है। ओए भगवान, मेरी प्रिया को वो शार्क खा गई। विराज जैसे तैसे खुद को संभालता है, जिसके बाद वो अपने गांव जाता है और अपनी माँ को रोते हुए सब कुछ बता देता है। जिसके बाद उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, बस कर बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तो इन सब के पीछे खुद को जिम्मेदार मत ठहरा। माँ, मेरी प्रिया मुझसे दूर हो गई, मैंने उसे खो दिया। अब इस बात को काफी समय बीत चुका था, लेकिन विराज इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अपनी पत्नी की मौत के पीछे का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। अपने बेटे को इस तरह सदमे में देख सुरेखा को बहुत ही चिंता होती है और वो खुद से बोलती है, मैं अपने बेटे को कैसे ठीक करूं? सुरेखा खुद से बात करते हुए टीवी चलाती है और टीवी में जुहू बीच की खबर आती है कि उस बीच पर आए दिन लोगों की मौत होती जा रही है और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर एक भूतिया शार्क देखी गई है। वो भूतिया शार्क ही लोगों को मार रही है। ये देखकर सुरेखा दौड़ती हुई अपने बेटे विराज के पास जाती है और उससे बोलती है, बेटा बेटा देख, उस जुहू बीच के बारे में क्या खबर आई है। विराज उस खबर को देखता है और सरकार से और लोगों के साथ मिलकर उस जुहू बीच पर बैन लगाने की अपील करता है। कुछ समय बाद सरकार उसकी अपील को अपना लेती है और अब उस जुहू बीच को सरकार ने बैन कर दिया था।